हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो फिज़िक्स का टॉपिक है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उसके अंदर, वो है कन्वेंशनल करंट यानी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल से मतलब क्या हो? पारंपरिक, यानी जो परंपराओं के अनुसार है, जो परंपराओं के अनुसार चल रहा है। करंट क्या है? धारा, यानी जिस तरह कोई चीज़ फ्लो होती है, जहाँ फ्लो का मतलब हो, जहाँ बहने का मतलब हो, वहाँ धारा हो है। ठीक है, धारा हुए मतलब एक तरह से जब हम रेट को डिफाइन करना चाह रहे हो कि यहाँ किस तरह फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे करंट के बारे में, जो भी आपने पीछे पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने कि करंट क्या है। करंट था रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, अब चार्ज फ्लो की बात आई। यदि आप देखेंगे क्यों मैं कन्वेंशनल की बात कर रहा, क्योंकि अभी तक आपने जो भी देखा, जो भी आप पढ़ेंगे, असलियत में हम कन्वेंशनल करंट ही यूज करेंगे। जबकि जो रियल करंट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉन करंट, यानी करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जितनी भी चीज़ हम ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, बैटरी को छोड़ दीजिए, भी वायर की बात करें तो वायर के अंदर कौन फ्री है चलने के लिए? क्या उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज चल सकता है? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो फिर वायर का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? न्यूक्लियस में, यानी इसका मतलब पूरा का पूरा एटम चल रहा होगा। भाई न्यूक्लियस चल रहा होगा तो एटम चल रहा होगा, कि आयनिक फॉर्म में होगा ना। कंडक्टर के अंदर आयनिक फॉर्म में क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया हो, बाकी आयन होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो इसका मतलब क्या है? तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, या फिर क्या एटम पूरा चल रहा होगा। जब एटम पूरा चलेगा तो फिर सॉलिड होने की संभावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई चीज़ सॉलिड है और उसके अंदर हम करंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जब कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉन करंट की बात करेंगे, तो वहाँ के, क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर क्या होगा? सब कंडक्टर्स होंगे, लोड्स होंगे। तो ये जो एक्सटर्नली हम पढ़ेंगे उसमें सब क्या होगा? एक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके कारण एक इलेक्ट्रॉन करंट होगा हमारे पास। ठीक है, पर यदि हम बैटरी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, पर वहाँ भी हम कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट होता क्या है? यदि हम किसी भी वायर के अराउंड कोई फोर्स लगाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आप बात करोगे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के, आप बैटरी यूज कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल यूज कर रहे हैं, आप किस तरह वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, उसकी बात नहीं कर रहा। आप उसके पास कोई चार्ज बॉडी रख के कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा, आपके पास एक वायर है और उसके अराउंड आपने कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया वायर के अराउंड, तो वायर में फ्री कौन है कुछ चलने के लिए? वायर के अंदर फ्री है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेंगे? इलेक्ट्रॉन का चलने का डायरेक्शन क्या होगा? तो उसके लिए मुझे आपको पहले बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। जब तो इस चीज़ को समझेंगे आप, या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। ठीक है, तो जब भी हम कोई चार्ज बॉडी के को दूसरी चार्ज बॉडी के पास लाएं, आपने पीछे अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के पास लाएं, तो वो चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन। वो डिपेंड करेगा कि दोनों बॉडी पे जो चार्ज है वो सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, यदि दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज की पोलैरिटी वो सेम है, सेम का मतलब यहाँ पोलैरिटी से है। ठीक है, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड भी रख सकते हैं दोनों से, पर यदि पोलैरिटी दोनों की सेम है तो वे क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, पर यदि वे पोलैरिटी डिफरेंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर कुछ जगह इसका भी थोड़ा अलग मिल जाएगा, जैसे कि एक बॉडी के पास बहुत कम सेम पोलैरिटी का चार्ज है, इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? ड्यू टू द पोलराइजेशन वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है। कुछ अलग केस है, इसलिए उन केस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अभी आपकी रेंज की बात है उसी को पढ़ेंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता रहे उसी हिसाब से सीखना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर ऊपर जाना है तो सीढ़ियों के अनुसार ही चलना चाहिए। जिज्ञासा रखनी चाहिए, पर धीरे धीरे अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जिज्ञासा तो बहुत ज़रूरी है होने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की। असलियत में क्या था, यदि हम कोई चार्ज बॉडी रख दें तो जो चार्ज बॉडी है वो अपने अराउंड किसी भी अदर चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकती है या रिपल कर सकती है। तो किसी भी, चलो मैं वैसे ही अपनी तरफ से कोई चार्ज बॉडी ले लें, मान लिया हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी के अराउंड यदि आप कोई भी चार्ज रखेंगे, जैसे कि यहाँ कोई चार्ज रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ कहीं भी, तो वो जो चार्ज है, चलो अभी एक सेम कलर का तो शायद आपको इतना अच्छा ना दिख रहा हो, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
इस तरह हमने रख दिए, आपको बहुत सारे चार्ज दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगा हो गया है। अब क्या हो रहा होगा, हमने देखा जो ब्लू कलर के हैं वो कैसे हैं, सेम चार्ज हैं, और जो रेड कलर के हैं अपोजिट चार्ज है। अब क्या हो रहा है, सेम कलर के चार्ज मतलब सेम पोलैरिटी के चार्ज, जब सेम पोलैरिटी के चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पर क्या, इस तरफ रिपल्सन फोर्स, सॉरी अभी मुझे उसी कलर में दिखाना चाहिए, गए हो खत्म, लीजिए पॉजिटिव चार्ज, अभी एक कलर से दिखाना पड़ेगा, ये लीजिए नेगेटिव चार्ज लिए, ठीक है, और एक पॉजिटिव भी रख दें, लीजिए ये पॉजिटिव, ठीक है, और फोर्स दिखाने के लिए डिफरेंट कलर। अब देखिए जो आपके पास ग्रीन कलर है, मान लिया वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमने मान लिया अपोजिट कलर है इसलिए। तो अब क्या होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कोई भी फोर्स लगा होगा, वो किस टाइप फोर्स की क्वालिटी होगी, सेंट्रल फोर्स होगी। यानी पहले तो फोर्स कैसे होनी चाहिए, वो चार्ज कैसे होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज। ऐसा नहीं कि आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं है तो काम नहीं करेगा, काम करेगा, पर उसको भी हम कंसंट्रेटेड मान के एक पॉइंट पे उसी तरह हम उसको बिहेव कराना स्टार्ट करें। तो हमने मान लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, उसी के लिए गुलाम ने फोर्स का फॉर्मूला दिया था। उसने क्या बताया था, यदि हमारे पास 2 चार्ज हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कैसे डिपेंड करेगा, उसी के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे कि हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, मान लिया ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नाम दे दो, लो ए, इसको नाम दे दीजिए आप क्या, बी, ठीक है। भाई थोड़ा उंगली से लिखने में बहुत सी बार गड़बड़ हो जाए, हमारे पास अच्छा सा वो नहीं है, अपने फ़ोन की स्क्रीन से पढ़ाने में थोड़ी यही प्रॉब्लम है। तो जी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर की तरफ, यानी जब आप चार्ज के पास दूसरा चार्ज लाएंगे तो उनके सेंटर टू सेंटर एक फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर काम करेगा इसलिए इसको क्या बोलें, सेंट्रिक क्या बोलें सेंट्रल फोर्स बोल देंगे, ठीक है ना, सब घूम जाए कभी कभार, ठीक है। सेंट्रल फोर्स होंगे, सेंट्रल का मतलब सेंटर टू सेंटर काम करेंगे, यानी हिंदी में केंद्रीय बल बोल दें, ठीक है ना, ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। और एक अच्छी बात हो रहा है कि ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करे दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू द है, यदि ये Q1 है और ये Q2 है। अब Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड है, अब आप सेम लेंगे या अपोजिट, वो डिपेंड करेगा। तो जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा दोनों टाइप के चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन पे। यदि क्या हुआ, यदि दोनों चार्ज कैसे हो, सेम पोलैरिटी के हुए तो कैसा होगा, रिपल्सन टाइप का, यानी इसको इस तरफ फेंकेगा। और यदि कैसे अपोजिट होते हैं, अट्रैक्शन टाइप का, ऐसा। यानी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा पोलैरिटी पे, जबकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा चार्जेस पे, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए ज़रूरी है उनकी पोलैरिटी, और स्ट्रेंथ बताने के लिए ज़रूरी है चार्ज की क्वांटिटी। तो आपके पास जो फोर्स है वो कितना है, F जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। साथ साथ में जो चार्ज के फोर्स है उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यदि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, हमारे पास ऐसा है। तो क्या फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो जब गुलाम ने इसको ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा कि हाँ ये डिस्टेंस पे डिपेंड करा, जो बॉडी पास रखी वो ज़्यादा फोर्स फील करी, जो दूर रखी वो कम फोर्स फील करी। अब ज़्यादा कितना फील कर रही, कम कितना, उसी प्रोपोर्शनलिटी को जब उन्होंने देखा तो प्रोपोर्शनलिटी पाई कि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बहुत स्पीडली कम हो गए। जैसे हम एक चार्ज को थोड़ा दूर ले जाएं तो उस पर जो फोर्स है वो एकदम बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। यदि 10⁻³ होता और स्पीडली डाउन होता, 4 होता और, यानी जितनी ज़्यादा पावर होगी इसका मतलब क्या है, वो उतना स्पीडली डाउन होगा, यानी उतना स्पीडली वीक होता चला जाएगा फोर्स, ठीक है। यानी गुलाम ने क्या देखा, गुलाम ने देखा कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, इसीलिए इस फॉर्मूले को बोले इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या क्या है, स्क्वायर के इन्वर्स की प्रोपोर्शन, इसलिए इसको बोले इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ज़्यादातर अगर आपको कहीं लाइफ में आगे मिलेगा, उसका कारण भी प्रूफ करेंगे, अगर प्रूफ भी होगा जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, पर मैं अभी एक छोटी सी बात ज़रा याद रखिएगा, जहाँ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ होगा वहाँ पे आपके पास सदा सेंट्रल फोर्सेज होंगे, सेंट्रल फोर्सेज, और साथ साथ में कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ये क्या है हमारे पास, जो भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो उसके लिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ यदि फॉलो होता होगा तो 100% सेंट्रल फोर्सेज होंगे। सबसे पहला प्रूफ तो यहीं से हो जाएगा कि सेंट्रल फोर्सेज कौन से होंगे, जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। यानी जो रेडियस पे डिपेंड कर रहे होंगे ज़्यादातर वैसा फोर्स सेंट्रल मिल जाए, ठीक है। और ये कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है।
तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल होता है और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। साथ साथ में जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में वो डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के बीच के जो मीडियम है उस पर। यदि मीडियम चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा। यदि मीडियम चेंज नहीं होगा तो फोर्स भी चेंज नहीं है। जैसे कि आप मान दो चार्ज लिया आपने, उनके बीच का फोर्स निकाल लेते एयर में, अब उसको आपने ऑयल में रख दिया, फिर आपने ग्रीस में रख दिया, फिर आपने वाटर में रख दिया, या अलग अलग जगह जब आप रखते रहेंगे तो आप देखेंगे जो उनके बीच का जो फोर्स है वो चेंज होता रहेगा, यानी मीडियम पे डिपेंडेंसी भी आएगी। इसी बेस पे हम बता सकते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास वो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँ तो एफ क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कोई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह जब मैं इस k की वैल्यू रखूँगा वो होगी k इक्वल टू होगा आपका 1/4 वैसा आपके लिए नहीं है बड़ी क्लास के लिए, फिर भी आप थोड़ा सा देख लोगे आगे काम आएगा। 1/4 एप्सिलॉन, ये जो ई सा बना ना छोटा सा, ये इस तरह का जो बना इस तरह का, इसे बोला एप्सिलॉन। एफ नहीं एप, एप्सिलॉन EPH वाला एप, ठीक है। तो इसे बोला एप्सिलॉन, और नीचे जो छोटा सा जीरो लगा इसे बोला नॉट, तो इसे बोला एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं परमिटिविटी, यानी जो मीडियम है वो कितना परमिट कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो कैसा हो जाएगा, फोर्स कम होना स्टार्ट, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसका फोर्स कैसा होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, यानी ये बताता है फोर्स कितना परमिट हो रहा है, तो इसको बोला है परमिटिविटी। यदि नॉट लगा हुआ है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एयर भी निकले क्योंकि लगभग वैक्यूम और एयर की लगभग, पर यदि कुछ जगह आपको डिफाइन करा गया है पहले ही किसके लिए, वैक्यूम के लिए, तो एयर के लिए डिफरेंट भी हो सकती है, पर बहुत ही माइनर डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकें यहाँ से फोर्स का फार्मूला कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जब निकाली गुलाम ने वो आई 9 × 10⁹, बहुत बड़ी वैल्यू है। ये कंपैरिजन था, जब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंपैरिजन हो, जैसे न्यूटन्स का आपके पास लॉ था सेकंड लॉ, उससे कंपैरिजन कर दें हम, और उसी के बेस पे हम बताएं फोर्स की स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो जो आप अगर देखें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वैल्यू आ है कितनी, 6.67 × 10⁻, शायद 31 ऐसा ही कुछ है, कितना है उसकी वैल्यू है कितना 6.67 × 10⁻11, और यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जो वो कांस्टेंट उसमें और 10⁻11, इसका मतलब जो ये कांस्टेंट्स हैं ये क्या डिफाइन करें, इनकी कंपैरिजन बतावें कि कोई फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए -11 इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यदि कंपैरिजन करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं और आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वे वीक फोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के लिए होगा। तो अभी आपके पास जो मेनली फार्मूला आया, जो आया आपके पास वो क्या आया, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप मीडियम चेंज करेंगे तो वैक्यूम के लिए, तो इसकी जगह क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आना स्टार्ट, ठीक है। उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना, 8.85 × 10⁻12। अभी आपके काम की नहीं, सिर्फ बताना चाह रहा था मैं फोर्स क्यों बताना चाह रहा था कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना क्यों। अब देखिए जैसे फोर्स के बारे में पता चला, अब हम देखेंगे किसी भी सोर्स चार्ज का, सोर्स मतलब जिसके कारण हम फोर्स देख रहे हैं, जैसे हमने फोर्स सोर्स चार्ज है प्लस Q, इसके कारण किसी भी टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज यानी एक ऐसा छोटा सा चार्ज जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत कम क्वांटिटी का चार्ज, जिसे रख के हम क्या सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करना चाह रहे हैं कि इसका फोर्स कहाँ तक फील होगा, ठीक है। तो ए रीजन इन ए स्पेस अराउंड एन ए चार्ज इन विच अदर टेस्ट चार्ज फील सम फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, एक फील्ड है रीजन जिसके अंदर वो किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा। तो ऐसा रीजन कहाँ तक हो सके, 1/r² के प्रोपोर्शनल में। तो आर कब हो, एफ कब 0 होगा, जब आर इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी तक चले जाइए, वो चलता रहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाए इलेक्ट्रिक फोर्स को
कि इनकी रेंज कितनी है, तो ये कैसी रेंज के हैं, इन्फिनिटी रेंज के हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की भी इन्फिनिटी तक है, इनकी भी, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है और ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी आपने देखा होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी वहाँ पे भी क्या था, इन्वर्स स्क्वायर ला फॉलो हो रहा था और यहाँ पे भी इन्वर्स स्क्वायर ला फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमें पता चला एक फील्ड के बारे में। अब फील्ड की बात आवे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जहाँ शब्द आवे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसी को बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें। यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी किस जगह कितना ज़्यादा फोर्स है। जैसे कि आपके पास एक सोर्स चार्ज था, यदि मैं यहाँ रखूँगा दूसरा चार्ज, यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, तो इस रीजन पे कितना फोर्स फील हो रहा होगा, इस रीजन पे कितना फोर्स फील, इस रीजन पे, इस रीजन पे, यानी यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा। यूनिट का मतलब ये चार्ज सबको यूनिट कर दिया हमने, तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स यहाँ फील करेगा, यहाँ फील करेगा, यहाँ फील करेगा, यहाँ फील करेगा, वो क्या होगी, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ, इस पॉइंट पे। तो वो जो टर्म होगा उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बेसिकली आपको हर जगह लिखा मिलेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे इंटेंसिटी कुछ नहीं लिखते। यानी वो बतावे फोर्स की स्ट्रेंथ, यानी फोर्स फील बाय है ना यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज है कितना फोर्स फील करा। तो यहाँ वाला जो फोर्स है, मान लो E1 है, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E2 है, यहाँ वाला E3 है, यहाँ वाला E4 है। तो देखो बाबू जो पास है उसके लिए फोर्स ज़्यादा होगा तो वो बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम आपको बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अब यदि हमने बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चीज़ है, पता भी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कैसे करें, ये तो पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की चीज़ होगा, तो उसे विजुलाइज करने के लिए हमने एक नई चीज़ शुरू करी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हमने क्या करा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करा, जिन्हें क्या बोल रहे हैं, ए हाइपोथेटिकल कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट। हाइपोथेटिकल कर्व जो हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट पे फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। अब देखो स्ट्रेंथ कैसे और फील्ड की, जैसे कि मेरे पास क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और इसके अराउंड भी जो फील्ड लाइंस होंगे, तो उसे ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी ना, कहाँ से लाएंगे, हाइपोथेटिकल कर्व है, कहाँ से लाएंगे, किस तरह विजुअलाइज करें। तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करें कि जो भी सोर्स चार्ज है वो आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके नाइबर में, उसके नज़दीक, उसके कहीं भी हम उसकी विसिनिटी में हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सदा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसा होगा, जो टेस्ट करने के लिए छोड़ा गया, कैसा, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो, जैसे Q0, इसके पॉजिटिव होना चाहिए, उसको क्या करेंगे, नाइबर में रख देंगे। जैसे नाइबर में रखेंगे, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा, जिसमें भी चल रहा होगा, वो डायरेक्शन, वो पाथ जो फॉलो करा किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने, वो रिप्रेजेंट करेगा एक फील्ड लाइन को। और ऐसे कितने पाथ हो सकें उसके नाइबर में, कितने भी, तो ऐसी इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकें, ठीक है। तो यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास में क्या करूँ, एक पॉजिटिव Q0 रखूँगा, तो क्या होगा बाबू, सेंटर टू सेंटर फोर्स करेगा, वैसे भाग जाएगा, इधर रखूँगा तो ऐसे भाग जाएगा, इधर रखूँगा तो ऐसे भाग जाएगा, इधर रखेंगे तो ऐसे, तो क्या होगी, फील्ड लाइंस इस तरह निकल के जाएंगे। तो ये जो लाइंस है ये फील्ड लाइंस हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो वो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं फील्ड बताना चाहता हूँ। यानी जिस तरफ क्या चले, ये कन्वेंशनल फॉर्म में ये माना गया था कि जिसमें हम क्या करेंगे, जिस रास्ते पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करेगा, जो भी पाथ वो फॉलो करेगा, इसका मतलब वो ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब इसी को यूज़ करना हमें अपने कन्वेंशनल करंट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या था बाबू, कन्वेंशनल करंट था, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली, एक नेगेटिव प्लेट ले ली। तो अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना चाह रहे तो देखो कैसे, वो टेस्ट चार्ज रखे, देखो यदि मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूँ ऐसे, तो क्या होगा बाबू बताइए, Q0 रखा, जैसे मैंने क्या रखा Q0, कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो उसे रिपील करेगा और नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टू प्लेट्स के अंदर क्या हो, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ, तो इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब भी टेस्ट चार्ज यहाँ रखा जाएगा वो किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो डायरेक्शन शो करा इसी को हम बोले कन्वेंशनल करंट, यानी करंट का डायरेक्शन क्या हुआ है, जिसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज मोशन करे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा वही कन्वेंशनल करंट होगा।
पर आपकी वायर के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं। जब कोई पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होता उसके अंदर होए मतलब बाउंडेड हो, मतलब चलने के लिए फ्री पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो जब फ्री पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो वहाँ कन्वेंशनल करंट कैसे दिखावें? तो वहाँ पे हमारे पास क्या हुए, हमारे पास हुए नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या करे सदा, वो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो अभी तो हम पॉजिटिव को दिखा रहे हैं, ये जो चल रहा है हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये किसको रिप्रेजेंट करा, कन्वेंशनल करंट को, ठीक है। यदि देख पा रहे हो तो देखते बताइए, नहीं देख पा रहे हो तो कुछ नज़दीक और दिखा दिया जाएगा इसको करके, ये लीजिए, ठीक है। ये आपका लिए किसके लिए है, ये कन्वेंशनल के लिए है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा वो कन्वेंशनल करंट होगा, ठीक है। अगर हमें क्या देखना, हमारे पास जो हमारे पास करंट मिलता है वो किसके कारण मिले, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मोशन करेंगे, वे सदा चलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो सदा किसके अपोजिट हो गए, कन्वेंशनल करंट के। जबकि हमें लेना कौन सा है, कन्वेंशनल। रियली में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट। रियल करंट कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। पर हमें जो अपने सारे सिलेबस में यूज करना वो सदा लेना कहाँ से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट को बोला हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को लो पोटेंशियल, यानी करंट का डायरेक्शन सदा हाई टू लो है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएं, लो टू हाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में चलाएं। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन करंट है उसका डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट से अलग हुआ है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को लेंगे कहीं भी, तो हम अपने करंट को पहले ही डिफाइन कर लेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो टाइप के करंट हैं, एक को बोलते हैं कन्वेंशनल, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और लेना हमें कन्वेंशनल होता सच में इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए, इतनी बड़ी बात को ना समझ पाए हो तो बता दीजिएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या हुआ है, क्योंकि हमें ज़रूरत है आगे इन सब चीज़ की। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या हुआ है, एक ऐसा लूप कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक लूप करंट का पूरा कंप्लीट, ए कंटिन्यूस एंड द क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके अंदर बहुत कुछ हो सके, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस या लोड हो सके, उसके अंदर एक बैटरी हो सके, एक स्विच हो सके, वगैरह वगैरह जितनी चीज़ आप जोड़ना चाहें उसके अंदर। पर वो सदा क्या कर रहा होगा, एक करंट का कंटिन्यूस क्लोज लूप बना रहा होगा, तो वो सर्किट है। नहीं तो वो ओपन सर्किट हो सर्किट। आगे हम इसी बेस पे बताएंगे कि अगर वो क्लोज है कि नहीं है। अगर वो क्लोज नहीं है तो उसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो उसको ओपन सर्किट बोलना। ओपन सर्किट का हमारे कोई काम नहीं होता, ठीक है। पर हम फिर भी उसे बोल देंगे ओपन सर्किट। यानी बेसिकली सर्किट क्या हो, भाई जिसके अंदर लोड हो, स्विच हो, बैटरी हो, वायर हो, ठीक है। पर हम डेफिनेशन क्या है, एक कंटिन्यूस क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो सिंपल सर्किट के अंदर क्या होगा, एक बैटरी होगा, एक स्विच होगा और एक लोड होगा, ठीक है। अब बात आती है, अगर कहीं भी आप देखोगे आपको कुछ मेज़रमेंट डिवाइस यूज़ करनी पड़े। यदि आपके पास कहीं कोई करंट है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि करंट किस स्ट्रेंथ का है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन तो आपको पता लग गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपकी बैटरी पे लिखा हुआ है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो कौन सा कन्वेंशनल करंट आप बता देंगे। मैग्नीट्यूड कितना है, कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए हम एक इस मेज़रमेंट डिवाइस यूज़ करें जिसे बोल रहे हैं हम एमीटर, ठीक है। वैसे एमीटर बनाया किस चीज़ से जाए, गैल्वेनोमीटर से बनाया जाए, जो गैल्वेनो इफेक्ट पे काम करा। आप बोलोगे गैल्वेनो इफेक्ट क्या हो, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ बता देंगे गैल्वेनो इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि गैल्वेनो इफेक्ट पे काम करने वाले गैल्वेनोमीटर को जब हम मॉडिफाई करें किसके लिए, करंट मेज़रमेंट के लिए, तो उसे बोल रहे हैं हम एमीटर। तो जब भी हमें किसी सर्किट का करंट मेज़र करना, जैसे कि आपके पास ये सर्किट है, ये कोई सर्किट है, इसमें यहाँ पे हमने एक बैटरी, देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो भी बड़ी चीज़ है। बैटरी को सदा रिप्रेजेंट करेंगे, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, ठीक है। ये सेल हो गया बेसिकली, अभी बैटरी नहीं है, सिंगल सेल। तो जो बड़ी प्लेट हो पॉजिटिव, जो छोटी प्लेट हो नेगेटिव। ये सिंगल सेल है। और बैटरी क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। तो यानी 1 2 3 ऐसे जितने ज़्यादा होंगे ना उतनी बड़ी बैटरी। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा वो बैटरी होगा। अब लोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं भी लोड लगाना ना ऐसे, कहीं कोयल लगाना तो ऐसे, कहीं कंट्रोलिंग लगाना, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस लगाना तो इस पर एक ऐसा एरो लगा देंगे, ठीक है।
अब हमें क्या करना, मेज़रमेंट करना, तो क्या करेंगे, एक एमीटर यूज़ करेंगे, तो उसमें ऐसे एक मीटर बना के उसमें ए लिख देंगे, या ऊपर एमीटर लग के उसमें एक एरो लगा देंगे। एक घड़ी बना के ऐसे कि आप क्या करेंगे, एक ऐसे घड़ी बना देंगे और उसके ऊपर ए लिख देंगे, या इसी के अंदर ए लिख देंगे। वोल्टेज मेज़र करना तो वी लिख देंगे, नहीं तो इसके अंदर वी लिख देंगे। तो इस तरह की हम डिवाइसेस यूज़ करेंगे, मेज़रमेंट डिवाइस, जो क्या करेंगे, करंट मेज़र करेंगे, वोल्टेज मेज़र करेंगे। कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे। तो अगर हमारे पास चलो कोई भी सर्किट है, हमारे पास ये सर्किट है, इसमें यहाँ लोड लगा हुआ है, देखो जितना भी बनेगा, यहाँ एक बैटरी या सेल लगा हुआ, चलो एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, एक प्लग लगा हुआ है, ये हाँ प्लग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी पता होना चाहिए। तो हम ऐसा करके एक बीच में ऐसा निशान भी लगा सकते हैं, बहुत सी बार ऐसे ऐसे करके एक निशान लगा दें, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा कोई स्विच लगा, लिख सकते हैं उस पर की, गलत भी बन गया तो उस पर की लिख दोगे तो बात सही होगी, ठीक है। ये कोई की लगी हुई है। अब जैसे ही मैंने सर्किट कंप्लीट करा तो क्या होगा भैया, बैटरी का काम क्या है, तो सोर्स है, सोर्स है तो क्या करेगा, ये तो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, यानी इस पर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलने स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे चलेंगे इलेक्ट्रॉन, इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पर हमने बताया था करंट किस तरफ चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो ये लीजिए, ये आपका आ गया करंट आई, ठीक है। हमारे पास एक करंट आई है और हम मेज़र करना चाह रहे हैं ये कितना है। तो कैसे मेज़र करें, अगर हमें कोई भी चीज़ मेज़र करनी, वाटर मेज़र करना, तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, कितना चार्ज फ्लो आई मेज़र करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, सर्किट के अंदर ही आना पड़ेगा, यानी सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा एमीटर को। सीरीज़ का मतलब क्या हो, जब उसका एक हिस्सा यानी एक फर्स्ट पार्ट किससे जुड़ा हो, सर्किट के एक भाग से, और दूसरा दूसरे भाग से, ठीक है, और सारा करंट उसके अंदर से फ्लो होके जाए। ऐसे अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता, सारा करंट इससे पास होता, कुछ इससे पास होता। पर हमें क्या चाहिए, सारा करंट मेज़र करना है, इसलिए क्या होना चाहिए, हमारे पास जो एमीटर यूज़ करना है वो सर्किट के अंदर होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए एमीटर, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर उसको मैं ऐसे लगा देता, ठीक है, उसकी एक साइड एक लोड के एक पार्ट को टच कर रही, दूसरी साइड दूसरे पार्ट को टच कर रही, तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल। जबकि क्या हो रहा है, लोड की सिर्फ एक साइड को ये टच कर रहा और दूसरी साइड को आगे का सर्किट टच कर रहा है, यानी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हैंड टू हैंड पकड़ते चले जाओ जब हम, वो सीरीज है। कैसे, मेरा एक हाथ एक ने पकड़ा, यानी मेरा दूसरा हाथ दूसरे आदमी के पहले हाथ में, दूसरे आदमी का दूसरा हाथ तीसरे आदमी के पहले हाथ में, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हो सीरीज कॉम्बिनेशन हो। जबकि इस तरह हो कि मेरा पहला हाथ दूसरे के पहले में, दूसरा दूसरे के दूसरे में, तो ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब भी हमें एमीटर के हेल्प से करंट मेजरमेंट करना है तो एमीटर को सदा हम सीरीज में लगाएंगे। अब जब सीरीज में लगाएंगे, यदि एमीटर अपना कोई रेजिस्टेंस रख रहा होगा, यानी वो कोई रजिस्ट कर रहा होगा करंट को, तो क्या सारा का सारा करंट फ्लो होगा, कुछ तो वो रोक देगा। जब वो कुछ रोक देगा तो मेजरमेंट कैसे होगा, तो मेजरमेंट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेजरमेंट तो होगा पर एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। यदि आप एक्चुअल करंट निकालना चाह रहे हो तो एमीटर कैसा होना चाहिए, आइडियल एमीटर, कि उसके पास अपना रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो आइडियल है उसके लिए 0, जिसके पास 0 रेजिस्टेंस है वो आइडियल है। जो कम से कम रख रहा वो यूजेबल है, और जो ज़्यादा रख रहा उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एमीटर का यूज कहाँ है, सर्किट के अंदर करंट मेजरमेंट का। और वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज मेज़र करना, यानी जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो क्या करें, 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस, आगे पढ़ेंगे वोल्टेज क्या हो। तो वोल्टेज डिफरेंस करने का काम जो है वो पैरेलली करा जा सके। अगर वो पैरेलल लगेगा और उसके अंदर से खुद करंट, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि ये लोड था और उसके यहाँ पैरेलल लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा है, कम है, तो कुछ करंट यहाँ से पास हो जाएगा, कुछ यहाँ से हो जाएगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ आ रहा हो वो एग्जैक्ट नहीं मेजर हो पाएगा। तो वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए कि उससे कोई भी करंट पास ना हो सके। तो इसके लिए इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी आइडियली, पर या बहुत लार्ज होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो वोल्ट मीटर को हम क्या है, पैरेलल जोड़ेंगे, और एमीटर को हम कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे और इसी के हिसाब से हम आगे काम भी करेंगे, ठीक है। तो एमीटर का काम क्या है, करंट का, वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मेज़र करने का, किस, ठीक है। बैटरी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, की को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लोड, बल्ब को जैसे देखा गया, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर बल्ब को चाहो तो आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकें,
ऐसे करके कोई, और उसके अंदर ऐसे ऐसे करके, इस तरह भी आप बल्ब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। की लगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट, बल्ब जलना स्टार्ट। ठीक है, ये क्या है, बैटरी लगी, की लगी, लोड लगाया, एमीटर लगाया, तो अब क्या होगा, वो जैसे यहाँ पे देखो सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट है, तो कहाँ सीरीज में लगा है, लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो कहाँ पे लगा है, पैरेलल लगा है। ठीक है, की टच करोगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसकी वैल्यू मेजर कर पाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर जब ही स्टार्ट करेंगे जब आप उसे अच्छी तरह पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन होंगे कुछ भेज देंगे, नोट्स पर जरूर बताइएगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर भेजो हमें इससे रिलेटेड, पर पहले आप नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कोशिश रखेंगे किस दिन और दिन बना देंगे या किस दिन लाइव क्लास लेंगे। हाँ, देखो कितने बच्चे अवेलेबल हैं जो लाइव के लिए तैयार हैं, एक बार मुझे मैसेज करके बताइए। जितने ज़्यादा लाइव के लिए तैयार होंगे फिर को लाइव लेंगे। ठीक है ना, वैसे लाइव ले सकते हैं पर वो सेव नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई अभी तरीका है नहीं जिससे सेव किया जा सके। पर अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकें, स्नैपशॉट्स ले सकें, वो स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। अभी थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा और आप इसको पढ़िएगा और बताइएगा कैसा रहा। गुड डे।